सो हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कर रहे थे और इस पिछली बार हम लोगों ने मेरे ख्याल से ये थर्मल स्ट्रेस तक किया था। अब उसके आगे हम लोग करेंगे। सो फोर्स कांस्टेंट ऑफ एन इलास्टिक वायर। So, force required to produce unit elongation in a wire is called force constant of material of wire. It is denoted by K. तो जो ये जो फोर्स कांस्टेंट है दैट K इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय डेल्टा L। तो ये बेसिकली फोर्स इसी से आता है। F इज इक्वल टू K डेल्टा L, वेयर डेल्टा L इज इलोंगेशन एंड K इज द जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट जैसे हम लोग लेते थे स्प्रिंग के केस में, तो यहाँ कांस्टेंट है फोर्स कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तो K is equal to F divided by delta L. From definition of Young's modulus, we know that F by delta L जो stress था that is equal to Y by YA by L. तो basically हम लग रहा Young's modulus F by A, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा L by L है तो F A डेल्टा L और A को इधर लेके आ जाओ, YA डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू F बाय डेल्टा L। तो ये जो K हम लोग लिख रहे हैं F बाय डेल्टा L, तो यहाँ पे YA बाय L हो जाए। तो इससे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये यंग्स मॉडुलस से आया है और ये हमारा K का वैल्यू है। सो इन दोनों को इक्वेट कर दो तो वी हैव K is equal to YA upon L. So this is the relation between force constant of elastic wire, Young's modulus, its area of cross section and length of the wire. So it is clear that the value of force constant. So it is clear that the value of force constant depends upon the dimension, length and area of cross section and material of a substance. तीनों पे depend कर रहा है। देखो material, area और length, ये तीनों चीज पे depend कर रहा है हमारा जो force constant है। An elastic wire of length L, area of cross section A and Young's modulus Y is equivalent to spring constant K is equal to YA upon L. ठीक है। Now let us do this example. One end of a long metallic wire of length L, area of cross section A and Young's modulus Y is tied to a ceiling. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एंड वायर का, इस वायर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यंग्स मॉडुलस Y है, दिस इज टाइड टू अ सीलिंग। द अदर एंड इज टाइड टू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K। इसके बाद एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अ मास M हैंग्स फ्रीली फ्रॉम फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। When M is slightly pulled down and released, it oscillates up and down. Find the time period. तो बेसिकली क्या है कि ये SHM का क्वेश्चन है ना। मैं बस एक तुमको फॉर्मूला फटाफट बता दूं कि टाइम पीरियड इसको हम लोग SHM में करेंगे, बट यहाँ पे आया है तो लेट अस जस्ट डू इट। 2 पाई रूट अंडर M बाय K इफेक्टिव। K इफेक्टिव मीन्स इस वायर का K फोर्स कांस्टेंट और ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, उनका इफेक्टिव के निकालना है। जब ये सीरीज में कनेक्टेड रहता है दो स्प्रिंग, एक और कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो कि हम लोग जब हम लोग ऑसिलेशंस कर रहे होंगे SHM वाला, ठीक है। एक मिनट बेटा। सो ये जो दो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं K1 और K2, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट्स है और ये जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो इफेक्टिव जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, सो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट K इफेक्टिव
अगर हम लोग को निकालना है तो ये देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/k सीरीज। जो ये रेजिस्टेंस का हम लोग पैरेलल में करते हैं ना, यहाँ पे स्प्रिंग के केस में सीरीज में होता है, तो 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। ठीक है, सीरीज में ऐसा होता है, पैरेलल में k1 प्लस k2 हो जाता है। सेम चीज कैपेसिटर में भी होगा। बेसिकली स्प्रिंग और कैपेसिटर एक जैसे काम करता है, और इंडक्टर और रेजिस्टर एक जैसा काम करता है। ये इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ये सब 12th क्लास में तुम पढ़ोगे। तो अभी बस तुम जान लो कि ये k1 प्लस 1/ks इज 1/k1 प्लस 1/k2। तो ये जो ks जो स्प्रिंग, इन दोनों का जो सीरीज में कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो यहाँ पे जो k इफेक्टिव है, देखो इस वाले का, जो ऊपर वाले का जो k1 है, राइट, दिस इज इक्वल टू, जो अभी तुरंत हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, YA/L होता है। ठीक है, और ये k आपको दे ही रखा है। k इफेक्टिव के यहाँ पे जो k इफेक्टिव होगा, दिस विल बी k इंटू k1 डिवाइडेड बाय k प्लस k1। k1 का वैल्यू YA/L पुट कर लेंगे यहाँ पे। सो दिस इज k इंटू YA/L डिवाइडेड बाय k प्लस YA/L। ठीक है, इस k इफेक्टिव को यहाँ पे डाल दोगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये कैसे आता है टाइम पीरियड, ये सब कैसे आता है, ये सब हम लोग SHM वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, आ गया समझ आपको? Yes, sir. Now interatomic force constant. So behavior of solids with respect to external forces is such that if their atoms are connected to springs, then an external force is applied on a solid. Distance between its atoms changes, and interatomic force works to restore the original dimension. The ratio of interatomic force to that of change in interatomic distance is defined as interatomic force constant. तो ये जो हम लोग k is equal to जो हम लोग कर रहे थे F by delta R, उसी से है। यंग्स मॉडुलस अगर हम लेते हैं y और R0 is your normal distance between the atoms of the wire. It can be proved that k is equal to y into R0. तो ये basically इंटरएटमिक फोर्स कांस्टेंट और उसमें बात कर रहा है, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। जो पीछे हम लोग ने किया है उसी चीज को रिपीट किया हुआ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग पॉइजन्स रेशियो करेंगे। सो पॉइजन्स रेशियो देखो, इन इलास्टिक लिमिट the ratio of lateral strain and lateral longitudinal strain is called Poisson's ratio. lateral strain का मतलब कि देखो, जब एक हमारे पास वायर है, इसको हम लोग अगर पुल करते हैं फोर्स F से, तो ठीक है, फोर्स F से अगर हम लोग पुल करेंगे इसको, तो इसका लेंथ तो इंक्रीज होगा, बट डायमीटर जो है इसका डिक्रीज करता है। तो जब पुल किए तो डायमीटर अब स्मॉल डी हो गया, पहले डायमीटर कैपिटल डी था, और जो पहले लेंथ L था अब लेंथ बढ़ के डेल्टा एल, L प्लस डेल्टा एल हो गया। तो जो पॉइजन्स रेशियो सिग्मा है, दैट इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, L is length of cylindrical wire, D is diameter of wire, delta L is change in length of wire, and delta D is corresponding change in diameter. देखो, जब हम लोग लेंथ इंक्रीज करते हैं, डायमीटर डिक्रीज करता है, तो लैटरल स्ट्रेन जो है माइनस ऑफ डेल्टा डी बाई डी होगा, क्योंकि डेल्टा डी, ये जो डायमीटर है, ये डिक्रीज कर रहा है। So if R is the radius of cross section,
तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय आर लिख सकते हैं। दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, डायमीटर ऊपर भी और नीचे भी, तो वो डेल्टा आर बाय आर हो जाएगा। सो डेल्टा डी बाई डी इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर। सो लैटरल स्ट्रेन बन जाएगा माइनस डेल्टा आर बाय आर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें पता ही है डेल्टा एल बाय एल होता है। लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, या माइनस डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। ये हमारा पॉइजन्स रेशियो होता है। क्लियर बच्चों? यस सर। यस अब ये जो थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो है, so theoretical value of Poisson's ratio varies from -1 to 0.5 and practical value of Poisson's ratio is 0 to 0.5. so negative नहीं होता है Poisson's ratio। theoretical value में ये -1 से 0.5 तक हो सकता है, practical value है 0 से 0.5 तक। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग देखें, a cylindrical bar having length L and radius R, इसका length L है, रेडियस आर है, इज पुल्ड फ्रॉम वन एंड विथ फोर्स एफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फोर्स एफ लगा के इसको पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर सरफेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंड फेस इफ इट्स अदर एंड इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो एंड है दिस इज फिक्स्ड, लेट्स से। ठीक है, सो इफ दिस अदर एंड इज फिक्स्ड, व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो इस फोर्स को लगाने से इसमें क्या फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो हम लोग को निकालना है, इसके वॉल्यूम में क्या फ्रैक्शनल चेंज आएगा। दूसरा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हम लोग को चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर भी निकालना है। यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ वाई, और यहाँ पे आपका जो पॉइजन्स रेशियो है वो दे रखा है सिग्मा। सो हमें पता है जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा ना। इसको डिफरेंशिएट अगर हम लोग कर लें, सो डिफरेंशिएटिंग we'll get dv इज इक्वल टू, पहले r को कांस्टेंट ले लो, पाई आर स्क्वायर dl प्लस ऑफ, उसके बाद l को कांस्टेंट ले लो तो पाई l 2 पाई r dr हो गया। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सो डिफरेंशिएटिंग 2 बाय 1, सॉरी डिवाइडिंग 2 बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 हम लोग कर देंगे, तो हम लोग को मिलेगा dv बाई वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर dl, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर l प्लस पाई l सॉरी ये l को कौन सा ना 2 पाई आर तो यहाँ पे अंदर ही लिया हुआ, 2 बार पाई हम लोगों ने लिख लिया, l इंटू 2 पाई, ठीक है, l इंटू 2 पाई r dr डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर l। सो दिस इज इक्वल टू, ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे पाई पाई और एक r कैंसिल हो गया, एल एल कैंसिल हो गया। सो दिस इज dl बाय l प्लस ट्वाइस ऑफ, so dl by l plus twice of dr upon r। ठीक है, so ये dv by v है। तो हमारे पास, अच्छा इसके अलावा ये थर्ड इक्वेशन कर लो, जो हमारा पॉइजन्स रेशियो होता है सिग्मा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ dr बाय r डिवाइडेड बाय dl बाय l। तो इससे हमें मिल जाएगा dr बाय r इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा dl बाय l। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन।
फ्रॉम 3 and 4 इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा जो dv by v है, dv by v इज इक्वल टू dl by l प्लस 2 टाइम्स dr by r है। तो 2 टाइम्स dr by r है, dr by r का वैल्यू यहाँ से पुट कर लोगे तो यहाँ -2 सिग्मा dl by l हो गया। तो इससे dv by v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा, है ना, 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू dl by l है। ठीक है, ये हमारा पहला था। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हम लोग को बोल रहा था। सो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, dv हम लोग को निकालना है। सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, चेंज इन वॉल्यूम dv निकालना होगा तो ये देखो 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू dl बाय l इंटू v कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो हमारा यंग्स मॉड्यूलस है f बाय a डिवाइडेड बाय dl बाय l, तो y इंटू dl बाय l ये f बाय a होता है, तो dl बाय l बेसिकली f बाय a y हो जाएगा यहाँ पे। सो dl बाय l इज इक्वल टू f बाय a y। तो यहाँ जो dl बाय l है उसको रिप्लेस कर लेंगे f बाय a y से, तो 1 माइनस 2 सिग्मा f बाय a y, और वॉल्यूम को हम लोग a इंटू l से लिख सकते हैं। a और a कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा f इंटू l। तो 1 माइनस 2 सिग्मा f इंटू l डिवाइडेड बाय y। सो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर बच्चों? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now bulk modulus of elasticity, I'm sorry. So bulk modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity का definition क्या है? Bulk modulus K is equal to hydrostatic stress by volumetric strain. So volumetric stress by volumetric strain. So let V is the original volume of a body when pressure surrounding it is P. Delta P is increase in pressure, that is hydrostatic stress, right? Minus delta V is decrease in volume. So volumetric strain क्या हो जाएगा? देखो, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज करता है, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस डेल्टा वी बाय वी हो गया। तो नेगेटिव साइन शोज दैट वॉल्यूम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। सो बल्क मॉड्यूलस K इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P डेल्टा V अपॉन V, और डेल्टा V बाय V इज माइनस डेल्टा P अपॉन K। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन K इंटू V, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो नया वॉल्यूम V डैश है, दैट इज V प्लस डेल्टा V, दैट इज V माइनस ऑफ डेल्टा P बाय K इंटू V, है ना। डिक्रीज होता है इसीलिए नेगेटिव है। V 1 माइनस डेल्टा P बाय K कर लेंगे, V कांस्टेंट रख के, तो V डैश इज इक्वल टू V माइनस डेल्टा P बाय K। दिस इज द न्यू वॉल्यूम। द वैल्यू ऑफ K इज मैक्सिमम फॉर सॉलिड एंड मिनिमम फॉर गैसेस। सो ये जो bulk modulus of elasticity है, this is maximum for solid and minimum for gases. Isothermal bulk modulus of gases, K isothermal will be equal to pressure of gas only.
and adiabatic bulk modulus of gases is k adiabatic is gamma into p. तो ये कंडीशन है जिस कंडीशन पे हम लोग इसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं. इसका खैर हम लोग अभी ज्यादा यूज नहीं करेंगे, जब थर्मल वाला थर्मोडायनेमिक्स वगैरह ये सब करेंगे तब उसमें यूज होता है, बट इसका ज्यादा यूज नहीं है. कंप्रेसिबिलिटी जो है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज कंप्रेसिबिलिटी. सो जो बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल है दैट इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी. Now, a spherical ball contracts in volume by 0.5%. So, इसका जो वॉल्यूम है that is decreasing by 0.5%. So delta v is equal to 0.5%. डेल्टा वी का मॉड कर लो क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आ जाएगा. और व्हेन सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ 120 एटमॉस्फेयर, सो चेंज जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है दैट इज 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 120 इंटू 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया एसआई यूनिट में. ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम हमें पता ही है. अब देखो डेल्टा वी बाय वी अगर हम लोग करेंगे, सो दिस इज 0.5 बाय 100 हो गया. बल्क मॉड्यूलस हम लोग को निकालना था, सो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू के, विच इज हम लोगों ने डिफाइन किया था P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V. तो यहाँ हम लोग ये देखो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है. सो P है 120 इंटू 1.013 प्रेशर दिया हुआ ना. सो 120 इंटू 1.013 इंटू 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V कर लो, 0.5 बाय 100 कर लेंगे. इसको सॉल्व करोगे ये ऊपर जाके 10 to the power 7 हो गया, तो 120 to 40 into 1.013 0.43 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये बल्क मॉड्यूलस के का वैल्यू हो गया. देखिए बच्चों, Yes, sir. now density of compressed liquid.
if a liquid of density rho, volume v and bulk modulus k is compressed, then its density increases, है ना. कोई एक लिक्विड है, उसका वॉल्यूम को जब उसको कंप्रेस करोगे उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, है ना. So when liquid is compressed, delta P मान लो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है, V डैश न्यू वॉल्यूम, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, रो डैश न्यू डेंसिटी है हमारा. सो डेल्टा V हम लोगों ने अभी पीछे भी देखा माइनस डेल्टा P बाई K इंटू V है, राइट. सो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P बाई K इंटू V. अब V डैश क्या हो जाएगा. अच्छा ये भी देखा था कि जो न्यू वॉल्यूम था V डैश that was equal to V1 minus delta P by K. ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, है ना. जब हम लोग V डैश V प्लस डेल्टा V कर रहे थे तो डेल्टा V को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो 1 माइनस डेल्टा P by K इंटू V हो जाएगा. एज मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है तो न्यू वॉल्यूम इंटू न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इंटू इनिशियल डेंसिटी. मास तो सेम रहेगा. रो डैश क्या हो जाएगा, रो V बाय V डैश हो जाएगा. So rho V by V dash, so rho into volume V by V dash अगर हम लोग करते हैं V1 minus delta P upon K करते हैं, V और V कैंसिल हो गया तो rho dash is rho 1 minus delta P upon K. This is the new density. अच्छा अब इसको हम लोग लिख सकते हैं रो डैश, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो रो डैश इज इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस डेल्टा पी बाई के रेज टू द पावर -1. इसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर दोगे, डेल्टा पी बाई के इज वेरी वेरी लेस देन 1. इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे तो ये 1 माइनस डेल्टा पी बाई के रेज टू द पावर -1 बिकम्स 1. ये माइनस आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा पी बाई के हो जाएगा. तो रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस delta P upon K. This is कब, when delta P by K is very very less than 1. So इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 by K कंप्रेसिबिलिटी हो जाए तो रो डैश रो 1 plus C delta P. यहाँ पे compressibility C has been replaced. So 1 by K has been replaced by compressibility C. Is it clear? Yes, sir. Now let us do this question. A solid sphere of radius r made of material of bulk modulus K is surrounded by a liquid in cylindrical container. ठीक है. So हमारे पास एक cylindrical container है, ठीक है. So solid sphere of radius r made of material of bulk modulus K, एक solid sphere है, ठीक है. इसका रेडियस जो है r है, made of material of bulk modulus K, इसका bulk modulus K है, is surrounded by a liquid in the cylindrical container. So it is surrounded by a liquid in the cylindrical container. ठीक है. A massless piston of area A floats on the surface of the liquid. So massless piston of area A, इसका area A है, floats on the surface of the liquid. A block of mass m is gently placed on piston. यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है. So a block of mass m is gently placed on piston, right? Find the fractional change in volume of sphere. तो इस मास के रखने से इसके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या चेंज आएगा वो हम लोग को निकालना है पहला. सेकंड, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के रेडियस में क्या चेंज आएगा. तो
वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा और रेडियस में चेंज क्या आएगा, वो हम लोग को निकालना है। अब देखो इसका जो ये जो ब्लॉक हम लोगों ने रखा है उसका जो वेट है वो mg डाउनवर्ड्स होगा, राइट। तो जो यहाँ पे इंक्रीज इन प्रेशर है, राइट, सो weight of block on piston of area A will result in एडिशनल प्रेशर। ठीक है, तो एडिशनल प्रेशर डेल्टा पी क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया mg अपॉन ए हो गया डेल्टा पी। नाउ दिस विल बी, दिस implies, अब ये डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू जो डेल्टा पी बाय के होता है, ठीक है, तो mg बाय ए टू के, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, हम लोग जो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला था हमारा k इज इक्वल टू, याद करो तो k इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी है। सो अब ये हम लोग बेसिकली डेल्टा पी हमें पता है, तो जो डेल्टा वी बाय वी ये पूरे को इधर लेके चले जाएंगे, डेल्टा वी बाय वी इज डेल्टा पी अपॉन के हो गया। ठीक है, डेल्टा पी हम लोग को दे रखा है mg अपॉन ए इंटू 1/k, सो ये क्या हो गया mg अपॉन ए के। यही चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको 1 कर लो और इसको 2 कर लो, यहाँ लिख लो फ्रॉम 1, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो ये तो फर्स्ट पार्ट क्या था, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट हम लोग का कह रहा है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर। देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दोगे, डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3, बेसिकली ये जो डेल्टा वी बाय वी है इसमें जो फ्रैक्शनल चेंज होता है, अब यहाँ पे ये 3 आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी इसका पावर होता है। ये हम लोग जो एरर वाला चैप्टर कर रहे थे उसमें हम लोगों ने किया था कि इसमें जो फ्रैक्शनल चेंज होगा दिस विल बी 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर बिकॉज ऑफ इट्स पावर। वो पावर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी पावर होता है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। ये तुम लोग एरर एनालिसिस हम लोगों ने जो किया था फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में, उसमें ये पोर्शन है। और उसके अलावा भी जब तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करोगे 12th क्लास में मैथमेटिक्स में, तो वहां पे भी ये हम लोग कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। So delta V by V is equal to 3 times delta R upon R. Right? So this will be, इसको हम लोग यूज कर लेंगे अगर, सो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, सो इससे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, और डेल्टा वी बाय वी का वैल्यू 2 से इसमें पुट कर दो, ये थर्ड कर लो, फ्रॉम 2 and 3 we have डेल्टा आर बाय आर 1/3 टाइम्स डेल्टा वी बाय वी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं mg बाय ए के, तो 1/3 टाइम्स mg बाय ए के, ये हो जाएगा।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes. ये सारे अभी हम लोग को नहीं करना है. Now modulus of rigidity or shear modulus. So it is defined as ratio of shearing stress to the shearing strain. तो जो shear modulus है eta, this is equal to shearing stress upon shearing strain. It is also known as modulus of rigidity. ठीक है. So a modulus of rigidity or shear modulus eta is equal to shearing stress by shearing strain. If a cube of So if a cube of length L is pulled, if a cube of side of length L is pulled by tangential force F, तो हम लोगों ने इसके सरफेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स F लगाया है, टेंजेंशियल फोर्स F as shown in figure and theta be the angular displacement. तो let's say ये जो angular displacement है इसको थीटा मान लेते हैं यहाँ पे, राइट? ये थीटा ही रखो. So theta be the angular displacement of upper layer with respect to lower layers, right? So angular displacement of upper layer with respect to lower layers, shear stress F by A हो जाएगा, जो tangential force लगा रहा हो divided by area जिसके ऊपर force लगा रहा हो, where A is the area of surface parallel to F. Shear strain is theta, ठीक है, and shear modulus will be F by A, that is shear stress by shear strain. So ये हो जाएगा F divided by A theta. Now अगर ये जो जितने से डिस्प्लेस हो रहा है, मान लो ये L है, कहीं कहीं पे इसको डेल्टा L भी लिखा हुआ होता है, राइट? So if L is the displacement of surface perpendicular to F and capital L is length of the side perpendicular to F, इस साइड का लेंथ L है, तो हमें पता है कि tan theta is equal to L small l upon capital L. Now if theta is small, जब थीटा एंगल स्मॉल होता है तो उस समय tan theta is approximately equal to theta is equal to L upon L. ये थीटा यहाँ पे रेडियंस में होना चाहिए, राइट? सो थीटा L upon L हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे इसमें. तो हमारे पास जो shear modulus है, shear modulus eta will be equal to F by A,
थीटा को L अपॉन L कर लेंगे, L को ऊपर लेके चले जाएंगे, एफ एल बाय ए एल। ठीक है, ठीक है। अब ये गलत लिखा, ठीक है, एफ एल बाय ए एल। अब हम लोग जो थीटा को अगर इस तरफ लेके चले गए, राइट, मान लो थीटा थीटा का वैल्यू निकालना होता है अगर यहाँ पे, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ईटा होगा, है ना। शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू एफ कैपिटल एल बाय ए इंटू स्मॉल एल। ठीक है, और कहीं बुक पे अगर ये डेल्टा एल के टर्म्स में लिखना है तुमको, तो इसको ऐसे ईटा, जो शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल बाय ए डेल्टा एल। Note that angle of shear or theta. So angle of shear or theta is always taken in radians. Now let us do this question. Two parallel and opposite forces, each 4000 Newton, are applied tangentially to the upper and lower faces of a cubical metal block. तो अपर फेस पे एक फोर्स लग रहा है और लोअर फोर्स पे पैरेलल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ईच ऑफ 4000 न्यूटन इज प्लेस्ड हियर। ठीक है, now and lower faces of cubical block metal block of 25 centimeter on a side. तो जो L का वैल्यू है दैट इज 0.25, एरिया जो है यहाँ पे 0.25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। Now if the shear modulus for the metal is 8 into 10 to the power 10 Pascal, so shear modulus eta is equal to 8 into 10 to the power 10 Pascal means Newton per meter square. Then the displacement of the upper surface relative to the lower surface, L का, small l का वैल्यू निकालना है। So देखो, eta is equal to shear modulus जो हम लोग फॉर्मूला किए थे, this is F L by A into small l। हमें small l का वैल्यू निकालना है F L by A into eta। वैल्यूज पुट कर लो, F का वैल्यू 4000 न्यूटन, L का वैल्यू 0.25, एरिया इज 0.25 का होल स्क्वायर और ईटा का वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे ये सब वैल्यूज, ये कैंसिल हो गया तो एक स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो दिस इज 4000 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 8 into 10. So this is 2 into 10 to the power minus 7. 2 into 10 to the power minus 7 मीटर। अब देखो यहाँ पे आंसर मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो 10 टू द पावर इससे -3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 into 10 to the power minus 4 मिलीमीटर हो गया, मतलब 0.0002 मिलीमीटर। तो ये ऑप्शन 3 हो गया आंसर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
Now two long metallic strips are joined together by two rivets, each of radius 2 mm. तो ये इस तरह का मेटेलिक रॉड है. ये दो रिवेट्स लगे हुए हैं. रिवेट्स समझते हो किसको कहते हैं? बेल्ट में तुम देखे होगे तुम्हारे रिवेट्स लगे हुए होते हैं. हैव यू सीन योर बेल्ट्स? योर बेल्ट जो ऐसे मोड़ के ऐसे आया हुआ होता है ना, और यहाँ पे बकल जैसा एक वो लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे एक रिवेट से वो गोल सा एक रहता है जो कि कील जैसा ठोका हुआ होता है बेल्ट में. हैव यू सीन दैट? उसको रिवेट्स कहते हैं बेसिकली. तो दो चीज को जोड़ने के लिए क्या होता है, क्या किया जाता है बेसिकली, एक सिलिंड्रिकल टाइप का चीज होता है. इसको इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं जिससे ये पूरे को दोनों साथ में ले आ गया. अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड से हम लोग प्रेशर लगाते हैं जिससे ये जो जितना होल का जो डायमेंशन है ना, उससे ज्यादा डायमेंशन ये इसका फैल जाता है. पीट देते हैं बेसिकली. जब इसको ऊपर से हैमर करोगे तो ऊपर वाला जो एरिया है उसका, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका एरिया इंक्रीज कर जाएगा. उसी तरह ये नीचे वाला पोर्शन का भी एरिया इंक्रीज कर जाता है. मशीन से हम लोग बेसिकली प्रेशर लगा देते हैं ऊपर और नीचे से. तो उससे अब क्या हुआ, ये दोनों ज्वाइन हो गया और अब ये खुल भी नहीं सकता है क्योंकि बाहर का एरिया ज्यादा है अंदर के एरिया से. तो ये बाहर निकल नहीं सकता है बेसिकली. ये इट विल बी फिक्स्ड बेसिकली. सो बोथ ऑफ दिस गेट्स फिक्स्ड, जिसको हम लोग रिवेट्स कहते हैं. So two long metallic strips are joined together by two rivets, each of radius 2 mm. इसका जो rivet का radius है, this is 2 mm, right? So radius is equal to 2 mm, 2 into 10 to the power minus 3. Each rivet can stand a maximum shearing stress of 1.5 into 10 to the power 9 Pascal. तो इसमें जो maximum shearing stress लग सकता है is 1.5 into 10 to the power 9 Newton per meter square. Okay. Assuming that each rivet shares the stretching load equally, दोनों रिवेट में इक्वल लोड शेयर हो रहा है ना. कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स द स्ट्रिप्स कैन एक्सर्ट. ठीक है. सो ये टेंसाइल फोर्स बेसिकली, ये जो स्ट्रिप है इस पे जो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा और ये इसके डायरेक्शन में, दोनों अलग निकलना चाहेगा तो टेंसाइल, तुमने दोनों को ज्वाइन किया, वो दोनों अलग जाना चाहेगा अलग डायरेक्शन में. तो जो टेंसाइल फोर्स लगा रहा है दोनों, वो जो टेंसाइल फोर्स लगा रहा है दैट इज, सो हमें वो मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स लगाना है, बताना है जबकि वो रिवेट जब तक टूटे ना. कैलकुलेट मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस द स्ट्रिप कैन एक्सर्ट, जो कि रिवेट कैन hold it together. So tensile force on strip acts as shearing force on rivets. So let the shearing force that can be exerted on each rivet is F. F इस पे भी लग सकता है और let's say F इस पे भी लग सकता है. तो maximum shearing stress each rivet can withstand is given as F by 1.5 into 10 to the power 9. ये given है each rivet का. ठीक है. So each rivet can stand, each rivet दिया हुआ है ना, ध्यान देना. तो 1.5 into 10 to the power 9. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट हम लोग को दे रखा है, राइट. सो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन F इज इक्वल टू, F will be equal to area A into eta, right. So this is F is equal to pi r square into eta. वैल्यू पुट कर लोगे 3.14 into 3.14 into radius is 2 into 10 to the power minus 3 का
whole square into eta is 1.5 into 10 to the power 9. So there is 3.14 into 2 into 10 to the power minus 3 whole square into 1.5 into 10 to the power 9. इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we'll get 3.14 into 4 into 18.84, 1.88 into 10 to the power 9 minus 6, 10 to the power 4 न्यूटन हो गया. ये F का वैल्यू हो गया और हम लोग को मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स मतलब बेसिकली 2F दोनों पे FF लगेगा. सो मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स is equal to 2F 2 into 1.88 10 to the power 4. So this is 3.8 into 10 to the power 4 Newton. Clear है बच्चों? Is it clear? Yes, sir. Sir. ये ना ये shearing stress दिया हुआ है ना, ईटा नहीं दिया हुआ था. Shearing stress है F by A. ईटा तो बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो गया ना, ये शेयरिंग स्ट्रेस दिया हुआ था. ठीक है ना, F by A, इसीलिए हम लोग F by A करके सॉल्व कर. नेक्स्ट पे चलते हैं. सॉरी, a bar of cross section A is subjected to two equal and opposite tensile forces. Is subjected to two equal and opposite tensile forces F at its end. Consider a plane through the bar making an angle theta with a plane at right angle to the bar. What is the tensile stress at this plane in terms of F, A and theta? What is the shearing stress? For what value of theta is the tensile stress maximum, and for what value of theta is shearing stress is maximum? So एक हमारे पास बार है, यहाँ पे हम लोग F लगा रहे हैं. A bar of cross section A is subjected to two equal and opposite tensile forces F. ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है. Consider a plane through the bar
मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्लेन एट राइट एंगल टू द बार, मतलब कि वर्टिकल से थीटा बना रहा है। ये एक प्लेन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, कंसिडर अ प्लेन थ्रू द बार मेकिंग एन एंगल थीटा, ये पूरा एक प्लेन है जो इसको कट कर रहा है बार को। ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा at right angle to the bar, what is the tensile stress at this plane in terms of F, A and theta? तो अब देखो यहाँ पे मान लो ये F है, तो ये थीटा है, राइट? तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये फिर से थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग F लेते हैं तो इधर जो कंपोनेंट होगा ये F cos थीटा हो गया, और एक कंपोनेंट जो इसके अलोंग है, इस प्लेन के अलोंग है, वो F साइन थीटा हो गया। ठीक है, सो अब कह रहा है व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब जो इसके लेंथ के अलोंग, मतलब जो इसके प्लेन के अलोंग जो फोर्स लगेगा और जो प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, राइट? सो दो फोर्सेस है। सो टेंसाइल स्ट्रेस विल बी फर्स्ट, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, जो भी बाउंड्री है उससे नॉर्मल। तो नॉर्मल फोर्स ये है, और जब जो शियरिंग स्ट्रेस होता है उसमें ये फोर्स लेंगे। सो नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये तुम्हारा B है और ये B डैश है, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेक्शन B डैश। अब ये कैसे निकालेंगे B डैश का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? इसको अगर 3 डायमेंशनली समझो, ठीक है, ये इस तरह से 3 डायमेंशन है। तो ये जो आपको जो प्लेन है, ठीक है, तो ये प्लेन है, तो इसका एरिया हम लोग को बेसिकली निकालना होगा, राइट? ये पूरा एरिया। अब ये एरिया तुमको दिया हुआ, ये वाला जो एरिया है ये ए दे रखा है ना? अब हम लोग को बेसिकली ये एरिया कंसिडर करना है। तो अब देखो इसको ऐसे समझो, ये अगर एरिया ए है तो उसका कॉस कंपोनेंट इधर होगा ए कॉस थीटा। ठीक है, इसका सॉरी, ये अगर इसको एरिया ए मानते हैं, राइट? सो और ये जो है, तो ये तुम्हारा बेस हो गया, 1 मिनट, तो एरिया कंपोनेंट जो है दिस इज ए, हम लोग को निकालना है इसके अलावा या इसके अलावा, ये फोर्स निकालना है। दिस इज ए थीटा, दिस इज थीटा। हाँ, देखो
जो एरिया वेक्टर होता है वो किसी भी सरफेस के एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो एरिया है तुम्हारा, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, दिस एरिया इज कैपिटल है। अब उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में हुआ, और ये वाला जो एरिया है, ये स्लैंट वाला जो एरिया है, उसका जो एरिया का डायरेक्शन होगा नॉर्मल टू द प्लेन, इस डायरेक्शन में हो गया, मतलब ये हो गया। और ये तुम्हारा ये जो वैल्यू है बेसिकली, ये तुम ए बोल रहे हो, ये ए बोल रहे हो, हमें ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इधर, ये जो नीचे वाला एंगल, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा। सो और ये 90 डिग्री है। तो अब अगर हमें ये कंपोनेंट निकालना है कि ये कितना होगा, सो दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस। सो दैट मीन्स, मान लो इसको ए डैश मान रहे हो, हम मान रहे हो, तो ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। सो ए डैश इज इक्वल टू ए बाय कॉस थीटा। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी बी डैश में नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है एफ कॉस थीटा लग रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली ए अपॉन कॉस थीटा हो। ये कॉस थीटा ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा हमारा एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए, ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, इज shearing stress. So इसमें कह रहा है what is the shearing stress at the plane in terms of F, A and theta. Shearing stress will be, ये इसके along जो फोर्स लग रहा है F sin theta by A होगा, और एरिया वही सेम चीज F sin theta by A cos theta हो जाएगा, टेंजेंशियल। सो दिस इज टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी बी डैश। So tangential force है F sin theta divided by A by cos theta, right? So this is F times sin theta into cos theta divided by, ये shearing stress हो गया, right? इतना लिख लो तो थर्ड और फोर्थ करेंगे। फर्स्ट सेकंड हो गया तुम लोगों का? Have you written the first and second part? Yes, sir. ना अब देखो, हम लोगों को यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस था, टेंसाइल स्ट्रेस है F cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए। आपको निकालना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इज द टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम, राइट? सो लेट्स से, तो टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम होने के लिए तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है? फॉर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ये ओनली वेरिएबल विच इज देयर इज थीटा। तो फॉर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। वो कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, ठीक है? ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट है हमारा जो शियरिंग स्ट्रेस है। शियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, जो हम लोग निकाले थे, F sin थीटा इंटू कॉस थीटा, F sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ए। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, F इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2a, so F बाई 2a इंटू साइन 2 थीटा। अब शियरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होने के लिए, फॉर मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस,
हमारा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 होना है मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस के लिए। तो मतलब थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इसमें हम लोग को इतना ही करना है। अब तुम लोग जो है एग्जाम्पल 1 to 10 HC वर्मा का है ना। एग्जाम्पल 1 to 10 आपको HC वर्मा का जो है करना है। और क्वेश्चंस पे अगर हम लोग आते हैं, वन से लेके 15 तक क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 इन एक्सरसाइज एंड 1 to 10 ऑफ वर्कड आउट एग्जाम्पल्स। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके चैप्टर है एक HC वर्मा का। सब लोग लिख लो अपना होमवर्क। So your homework is for this week, चैप्टर का नाम है सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें फ्लूइड भी इंक्लूडेड है, इसीलिए मैं बस सॉलिड वाला पार्ट तुम्हें बता रहा हूँ। सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको पहला सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 to 10 और दूसरा जो एक्सरसाइज करना है 1 to 15। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. कल हम लोग फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, है ना। सॉलिड्स में इतना ही करना है। तो पहले हाइड्रोस्टैट्स वाला पोर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हाइड्रोडायनेमिक्स वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। विल स्टॉप हियर। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।